और अभी तक तो आपने दिल्ली ब्लास्ट केस में जो देखा, जो पहली बार देखा वो ये देखा कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कैसे सामने आया। अब जरा ये भी देखिए कि कैसे लग रहा है कि एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शक के दायरे में हैं और खुद यूनिवर्सिटी शेडी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? यूनिवर्सिटी जैसी जगहों को भी जहां पर असल में लोगों का शक नहीं जा सकता, जिनको विद्या का मंदिर समझा जाता है, क्या उन जगहों को भी अब आतंक का अड्डा बनाने या धांधली की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है? आज क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में? कौन सी ऐसी रिवीलिंग्स हैं जो आज आपके सामने रखूंगा? कौन से ऐसे अपडेट्स हैं जो कुछ नए तरह की बातें टेरर के मामले में, आतंक के मामले में आपके सामने रखने वाली है? वो आज आपको बताऊंगा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जो इस तरह की मानसिकता को डिकोड भी करेंगे। यूनिवर्सिटीज में धांधली, क्या ये एक तरह का ये पूरा पैटर्न बनाया जा रहा है या एक संयोग है, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले ये खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट है ये। अब तक 250 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ज्यादातर केस उत्तरी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई इन लोगों की। अब तक 250 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। 250 ऐसे लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं जिन्होंने अपने आसपास के ऐसे लोगों पर जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी थी, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की गई। कुल मिलाकर अब तक 250 लोग, उनमें वो भी हैं जिनके नाम लगातार हम आपको बताते रहे हैं। डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी की जगह मौत बांटने की तैयारी कर ली। उन लोगों के बारे में भी बता रहे हैं जो इनको किसी न किसी तरह से पनाह दे रहे थे, प्रश्रय दे रहे थे, इनको किसी न किसी तरीके से उन्होंने एड एंड अबेट किया था। और यह भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें अब उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अगर आपके आसपास, आप इन तमाम जगहों पर जो वल्नरेबल हैं, संवेदनशील हैं, उन जगहों पर रह रहे हैं और अगर आपको यह मालूम नहीं है कि आपको किसका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तो यह आपकी गलती है और इसके लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अगली खबर भी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच बरेली तक पहुंच गई है। 2 बड़ी मीट फैक्ट्रियां रेडार पर आई हैं। फैक्ट्री में तैनात 27 कश्मीरी सिक्योरिटी गार्ड की जांच जारी है। बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच पड़ताल हो रही है। मांस की 2 बड़ी फैक्ट्रियां रेडार पर आई हैं। सोशल मीडिया और पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इनके बारे में देखा जा रहा है कि ये किस तरीके की मानसिकता के लोग इस मीट फैक्ट्री को चला रहे थे और क्या इनका लेना देना भी मौजूदा टेरर मॉड्यूल जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है, क्या उससे भी कोई इनका लेना देना है? सोशल मीडिया पर भी ये देखा जा रहा है कि पोस्ट किस तरह की थी, किस तरह के लोगों से जुड़ाव था, किस तरह के लोगों से कनेक्शन था और क्या उनमें से कोई व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है जिन 250 लोगों की बात हम कर रहे हैं। अब जरा इसी से जुड़ा हुआ अगला अपडेट भी देख लीजिए। आज बहुत सारे अपडेट्स आज ऐसे हैं जो आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले अल फलाह के बारे में जान लीजिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपने देखा किस तरीके से इसके फाउंडर को गिरफ्तार किया गया। फाउंडर को ईडी के हवाले कर दिया गया है। अब ईडी पूछताछ कर रही है। उस दौरान जबकि रिमांड पर लिया गया है, क्या क्या पूछताछ होगी, उससे जो खुलासे होंगे वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जो अभी पता चला है वो जरा देख लीजिए। क्यों इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग निकल रहे हैं? क्या ये एक संयोग है या असल में यही पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसी जगह को चुनो जिसके ऊपर प्रतिष्ठा, जिसके साथ चलती हो, जहां समझा जाए कि यहां तो काम कभी ऐसा हो ही नहीं सकता और वहां से टेरर को पनपाओ और फैलाओ। अल फलाह, कितने गुनाह, कितने लोग ऐसे वहां जो गुनहगार थे और वहां से जुड़े हुए हैं। आप इस चेहरे को तो अब तक बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जिसने इतने सारे मासूम लोगों को हताहत किया। 10 तारीख को ये आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर उमर नबी, दिल्ली ब्लास्ट का ये फिदाइन, खुद को लेकर ब्लास्ट कर लेता है उस गाड़ी को, और फिर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, ये जाहिर है इनकी कड़ी एक के बाद दूसरे से जुड़ने की अलग अलग है। सबसे पहले आदिल रठेर इस मामले में सामने आया था और फिर बात यह पता चली कि मुजम्मिल और शाहीन आपस में दोस्त हैं। डॉक्टर उमर को जिम्मा दिया गया था कि लोगों का ब्रेन वॉश करो और फिदाइन तैयार करो, लेकिन फिर जैसे ही भांडाफोड़ हो गया, पैनिक में आ गया और उसने खुद ही इसको अमल में लाने की कोशिश की। उस दिन देखा आपने क्या किया उसने। दिल्ली ब्लास्ट में ये जो तमाम चेहरे इससे जुड़े हुए हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड क्यों दिखाई देते हैं? अब जरा इसको देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक दूसरा गोरख धंधा सामने आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी अपने बारे में सच्चाई बताती ही नहीं थी। अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए अपने सारे कायदे, नियम, कानून, जितने मापदंड हैं उसने पूरे किए हुए हैं, ऐसा बताया जाता था उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स होते थे, जो एडमिशन सीख कर रहे होते थे, लेकिन ऐसा असल में था नहीं। अल फलाह में नौकरी पर आतंकी क्यों थे, यह तो बहुत बड़ा सवाल है ही। इसके अलावा 6 डॉक्टर और 2 फैकल्टी मेंबर भी यहां से गिरफ्तार हुए हैं।
तो इतने सारे लोगों का, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वालों का इस जांच में शक की सुई जिनकी तरफ घूम रही है, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होना, क्या यह इत्तेफाक है? अल फलाह में नौकरी पर आतंकी क्यों रखे गए? आतंकी साजिश में परिसर का इस्तेमाल, कैंपस का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि बताया जा रहा है रूम नंबर 17 से भी ट्रेसेस मिले हैं, विस्फोटक के ट्रेसेस, और लैब से भी ट्रेसेस मिले हैं। ये बताया जा रहा है कि शायद वहां एक एक्सप्लोजिव का छोटा सा हिस्सा टेस्ट करके देखा गया था कि वक्त आने पर इसका बड़ा जो हम बॉम्ब बना रहे हैं वो काम करेगा कि नहीं। विस्फोटक जुटाने में परिसर का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस जगह पर काम करते हुए जाहिर है जब आप ऐसी जगह पर काम करेंगे जो यूनिवर्सिटी कहलाती है तो आपको एक आड़ मिलेगी, आपको एक ओट मिलेगी, आप एक प्रतिष्ठित तरीके से देखे जाएंगे, और यहां से जुड़े हुए होने के बाद आप जो काम कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। क्या यूनिवर्सिटी को भी इस बात की भनक थी? ये बात अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये बता दें आपको कि अल फलाह की जो फंडिंग है वो संदिग्ध पता चल रही है। 425 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि जो पैसा इकट्ठा किया गया उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि गलत तरीके से जुटाया गया पैसा है। रूम नंबर 17 जैसा मैंने आपको बताया, वहां से केमिकल ट्रेसेस मिले। यहां यह भी पता चल रहा है कि इन्होंने खुद को जो दिखाया था कि हम अमुक यूनिवर्सिटी हैं और हम तमाम वो मापदंड पूरे करते हैं जो नैक के लिए जरूरी होते हैं यूजीसी के मुताबिक, वो मापदंड भी पूरे नहीं थे। मेडिकल काउंसिल के हिसाब से भी जो मापदंड होने चाहिए थे वो मापदंड पूरे नहीं थे। तो क्या यह यूनिवर्सिटी असल में जो धंधा कर रही थी वो कोई गोरख धंधा था? दिखाया यह जा रहा था कि यहां मेडिकल स्टूडेंट्स वो रिसर्च करते हैं, वो यहां पढ़ाई करते हैं और यहीं पर लोगों का इलाज भी किया जाता है। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक पैटर्न है जिसको बढ़ावा दिए जाने की फिराक में थे आतंकवादी? व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर ऐसे इंस्टीट्यूशंस ताकि लोगों को शक ना हो, या ये एक इत्तेफाक है?